संविधान की बात कर रहे हैं तो संविधान बचाओ में किस चीज को संविधान में बचाना चाहते हैं? संविधान में क्या राष्ट्रपति का चुनाव की प्रक्रिया दे रखी है, उस प्रक्रिया को बचाने के लिए वो संविधान चिल्लाते हैं? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, इस चीज को बचाने के लिए वो संविधान चिल्लाते हैं? या किस विचारधारा के लिए वो संविधान को बचाने की बात करते हैं? जिस संविधान की विचारधारा को बचाने के लिए, जिस संविधान के मंतव्य को समझाने के लिए वो वोट मांगते हैं, उस विचारधारा को उन्हें बहुत मुखरता के साथ उठाना होगा। हेलो व्यूअर्स, एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल आप लोगों से करने चल रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी इलेक्शन बाय इलेक्शन जीतती है और ये जो सो कॉल्ड सेकुलर पार्टीज हैं ये इलेक्शन बाय इलेक्शन को लूज करते चलते हैं। क्या पीछे इसकी वजह हो सकती है? कभी इन पार्टियों ने गौर फिक्र किया? मुझे लगता है कि ये लोग गौर फिक्र जरूर करते हैं, थिंक ओवर करते हैं, लेकिन रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। अगर आप बात भारतीय जनता पार्टी करें तो भारतीय जनता पार्टी एक स्ट्रक्चर्ड पॉलिटिकल पार्टी है, कैडर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टी है और जिसको सपोर्ट मिलता है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस का, जिसके समर्थन से अपने स्ट्रक्चर्ड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर से कैडर बेस्ड पार्टी होने की बुनियाद पर भारतीय जनता पार्टी लगातार 24/7 इलेक्शन मोड में रहती है। हर उस मुद्दे को वो लपकती है जो उसकी राजनीतिक विचारधारा को सूट करता है और उसकी एक अपनी डिफाइंड आइडियोलॉजी है। आप भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी से एग्री कर सकते हैं, डिसएग्री कर सकते हैं, लेकिन उनकी अपनी एक डिफाइंड आइडियोलॉजी है, उस पर वो मुखर रहते हैं और उनके जो कोर वोटर हैं, भारतीय जनता पार्टी कभी भी उनके खिलाफ किसी भी तरीके का कोई निर्णय नहीं लेती है। हालांकि सोशल इंजीनियरिंग के जरिए से दूसरे जो वोटर्स हैं उनको भी वो अपने एम्बिट में लेने की लगातार कोशिश करते हैं, अपना एक्सपेंशन करने की कोशिश करते हैं। अगर हम बात करें सेकुलर पार्टीज की, चाहे वो कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, आरजेडी हो, इस तरीके की दूसरी जितनी पार्टियां हो, एक्सेप्ट तृणमूल कांग्रेस, ममता बनर्जी की जो टीएमसी है उसको छोड़ करके अगर आप जितनी भी राजनीतिक पार्टियों की बात करेंगे, इनकी आइडियोलॉजी क्लियर नहीं है। इनके अपने जो वोट हैं, किस वोटर के बल पर हम सत्ता में आए हैं, उसके लिए फोकस्ड नहीं रहते हैं। ममता बनर्जी जो है वो अपने वोटर्स के लिए लगातार उनके लिए डेडिकेटेड रहती हैं, कमिटेड रहती हैं। लोग उनकी आलोचना कर सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी की आलोचना की जाती है, लेकिन अपने वोटर के प्रति अगर आप समर्पित हैं, डेडिकेटेड हैं, कमिटेड हैं, तो उसका बेनिफिट आपको इलेक्शन में मिलता है। लगातार ममता बनर्जी भी इलेक्शन मोड में ही काम करती हैं। हर वो फैसला वो इस बुनियाद पर लेती हैं कि उसका उनको पॉलिटिकल बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर हम कांग्रेस की बात करें, आप कांग्रेस की पार्टी को एग्जाम्पल के तौर पर ले, कांग्रेस की इंडिया में कई जगह गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट्स में अगर आप देखेंगे, कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है, हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है, अभी जम्मू कश्मीर में उनकी सरकार बनी है, कई और स्टेट, झारखंड में कांग्रेस की सरकार थी जेएमएम के साथ। लेकिन क्या कांग्रेस का कोई मुख्यमंत्री, कांग्रेस का कोई मंत्री, कांग्रेस के उन प्रदेशों के जो अध्यक्ष हैं या जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर वहां का है, वहां के जो पदाधिकारी हैं, जो वहां के प्रभारी हैं, क्या कोई भी लाइमलाइट में रहता है? आप असम के मुख्यमंत्री को देखिए, हेमंत बिस्वा असम के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन देश की राजनीति में लगातार छाए रहते हैं। आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को देखिए, योगी आदित्यनाथ जी को, वो लगातार देश की राजनीति में छाए रहते हैं। इसी तरीके से आप चाहे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को देखें, इससे पहले शिवराज चौहान थे, अब मोहन यादव जी हैं, लगातार न्यूज में बने रहते हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री को आप देख लीजिए। लेकिन हमें क्या हिमाचल के मुख्यमंत्री चर्चा में अपनी किसी नीतियों की वजह से हैं? अपने कोर वोटर के लिए वो कहीं डेडिकेटेड और कमिटेड हैं? अपनी विचारधारा के लिए कहीं वो डेडिकेटेड कमिटेड हैं? नहीं है। आप देखें, हिमाचल अगर चर्चा में है तो उन इश्यूज की वजह से चर्चा में है जो भारतीय जनता पार्टी को सूट करता है, भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को सूट करता है, और इसी चीज को समझने की जरूरत है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री, हमें नहीं लगता कि देश में लोग उनका नाम भी जानते हैं। क्या उन्होंने कोई ऐसा अब तक निर्णय लिया जो सेकुलरिज्म की विचारधारा को प्रमोट करता हो, या जिस कॉन्स्टिट्यूशन की वो दुहाई देते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन देश का एक कानूनों का एक सेट है, आप उस कॉन्स्टिट्यूशन से किस विचारधारा को टेक आउट करते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कॉन्स्टिट्यूशन की विचारधारा से जातीय जनगणना निकलती है, कॉन्स्टिट्यूशन की जनगणना की विचारधारा से जो है आरक्षण निकलता है, कॉन्स्टिट्यूशन की विचारधारा से गरीब और अमीर की खाई को पाटने की कोशिश करने के लिए समाजवादी विचारधारा बाहर निकल करके आती है। लेकिन क्या ये विचारधाराएं लगातार इनकी पॉलिसीज में नजर आती हैं? क्या ये इसके लिए कोशिश करते हैं? क्या ये कोई ऐसा निर्णय लेते हैं जो देश में चर्चा का विषय बने? नहीं करते हैं। आप कर्नाटक की सरकार को देख लें, क्या ऐसा कोई उन्होंने निर्णय अब तक लिया जो उनके कोर वोटर्स हैं, जो उनको मोटिवेट कर सके, उनके अंदर कोई बदलाव की जो की बयार के लिए जिस तरह से उन्होंने वोट किया था, क्या उनके लिए सरकार कुछ करती हुई नजर आ रही है?
हो सकता है सरकार बहुत अच्छा कर रही हो, लेकिन वो कहीं मीडिया में नहीं है, कहीं उस पर चर्चा नहीं है, क्योंकि उनकी पॉलिसीज जो है, उनकी विचारधारा जो है, वो कहीं क्लियर नहीं है। वो पूरी तरीके से सेकुलरिज्म के लिए भी डेडिकेटेड नहीं है। वो कहीं ना कहीं जातीय जनगणना और इस तरीके के रिजर्वेशन और जातीय आधारित राजनीति के लिए भी पूरी तरीके से डेडिकेटेड नहीं है, और वो पूरी तरीके से हिंदुत्ववादी जो राजनीति है उसके साथ भी खड़े नहीं होते हैं। तो कुल मिलाकर के आपके अंदर एक पॉलिटिकल आप कह सकते हैं द्वंद्व है, एक राजनीतिक द्वंद्व है कि हमें क्या करना है, आपको खुद नहीं पता है। और जब तक आप ये चीज नहीं जानेंगे कि आपको क्या करना है, आपका वोटर कौन है, आपको वोट कौन करता है, आप किससे वोट मांग रहे हैं, किस लिए वोट मांग रहे हैं, उसके लिए लगातार अगर आप इलेक्शन जीत के आने के बाद या इलेक्शन हारने के बाद लगातार फोकस नहीं रहेंगे, लगातार उन मुद्दों को नहीं उठाएंगे, लगातार उन मुद्दों से जुड़े हुए नए नए स्लोगन नारे नहीं गढ़ेंगे, तब तक आप जनता के बीच में अपील क्रिएट नहीं कर पाएंगे, अट्रैक्शन क्रिएट नहीं कर पाएंगे। और सबसे बड़ी नाकामयाबी यही, आप देखें भारतीय जनता पार्टी जितने भी उत्तर प्रदेश में धार्मिक स्थल हैं, लगातार वहां के डेवलपमेंट के लिए वो एफर्ट्स करते रहते हैं, क्योंकि उनकी विचारधारा से जुड़ा हुआ है। वो दिवाली का दीपोत्सव हो अयोध्या का, वो विचारधारा से जुड़ा हुआ प्रश्न है। आप उत्तराखंड के और असम के मुख्यमंत्रियों को देखें कि वो पर्सनल लॉ से जुड़े हुए बिल पास कर रहे हैं, विचारधारा से जुड़ा हुआ मुद्दा है। लेकिन क्या हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ऐसा कोई काम किया जो विचारधारा से जुड़ा हुआ हो? क्या तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने ऐसा कोई निर्णय लिया जो विचारधारा से जुड़ा हुआ हो? क्या कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने ऐसा कोई निर्णय लिया जो विचारधारा से जुड़ा हुआ? नहीं किया। और जिसके चलते उन्हें राष्ट्रीय राजनीति का जो विमर्श होता है, जो हमारा मीडिया है, वहां पर उनको वो प्लेस नहीं मिल पाता है। और एक और एग्जाम्पल देखिए, जब आप नैरेटिव आप सेट करते हैं और रिस्पॉन्ड सामने वाला करता है तो बेनिफिट आपको होता है। लोकसभा के चुनाव में क्या हुआ? कांग्रेस ने नैरेटिव सेट किया, इंडिया अलायंस ने एक नैरेटिव सेट किया कि 400 पार का मतलब क्या है? संविधान का बदलना। ये संविधान को बदल देंगे, संविधान बचाने के लिए आपको वोट करना है। और बीजेपी ने उसकी सफाई दी, जिसका फायदा किसको मिला? कांग्रेस को मिला, इंडिया अलायंस को मिला। और वो 400 से पार जाने के बजाय बीजेपी मेजॉरिटी भी हासिल अपने दम पर नहीं कर पाई, और कांग्रेस की सीटें जस्ट डबल हो गई, 50 से 100 आप कह सकते हैं। तो उसका बेनिफिट मिला। लेकिन आप अगर महाराष्ट्र के इलेक्शन को देखें, वहां की पूरी स्ट्रेटजी को देखें, तो उस स्ट्रेटजी में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने नैरेटिव को सेट किया, कटोगे तो बटोगे, इसी तरह से एक रहोगे तो सेफ रहोगे। और कांग्रेस इस पर लगातार रिस्पॉन्ड करती रही, और इसका बेनिफिट किसको मिला? इसका बेनिफिट बीजेपी को मिला। तो आपको नैरेटिव सेट करना है, आपको अपने मुद्दे उठाने हैं, आपके मुद्दे पर सामने वाला आए, ये सही पॉलिटिक्स होती है, सही निर्णय करने का तरीका होता है कि आप जिन इश्यूज को उठा रहे हैं, आपका जो अपोनेंट है, जिसको खिलाफ आप राजनीति कर रहे हैं, वो आपके मुद्दों पर आकर के वो कहीं ना कहीं अपने को बैक फुट पर पाए और वो रिस्पॉन्ड करे कि नहीं, हम ऐसा करने नहीं जा रहे हैं, या हमारी ऐसी कोई नीति नहीं है, या हमारा कोई ऐसा मकसद नहीं है। लेकिन अगर आप ये करने में नाकामयाब हो जाते हैं तो फिर आप कहीं ना कहीं दूसरे के सामने खेल रहे हैं, और इसका नुकसान आपको राजनीति में उठाना पड़ता है। तो ये वो सारे विषय थे जो मुझे लगा कि मुझे उठाना चाहिए। सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन चिल्लाने से आपको बेनिफिट नहीं होगा। इसके लिए आपको अपनी पॉलिसीज में बदलाव लाना पड़ेगा, अपनी एक डिफाइंड आइडियोलॉजी को सामने लाकर रख करके बात करनी पड़ेगी, और हर वक्त आपका जो कैडर है, जो आपके वर्कर्स हैं, जो आपके कार्यकर्ता हैं, वो लगातार इस मोड पर हैं कि अपनी विचारधारा को उठाएं। हर वक्त ये बात उनके जबान पर होनी चाहिए कि वो किस लिए रहा। वो संविधान की बात कर रहे हैं तो संविधान बचाओ में किस चीज को संविधान में बचाना चाहते हैं? संविधान में क्या राष्ट्रपति का चुनाव की प्रक्रिया दे रखी है? उस प्रक्रिया को बचाने के लिए वो संविधान चिल्लाते हैं। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, इस चीज को बचाने के लिए वो संविधान चिल्लाते हैं, या किस विचारधारा के लिए वो संविधान को बचाने की बात करते हैं? जिस संविधान की विचारधारा को बचाने के लिए, जिस संविधान के मंतव्य को समझाने के लिए वो वोट मांगते हैं, उस विचारधारा को उन्हें बहुत मुखरता के साथ उठाना होगा। और अगर वो उस मुखरता के साथ, उस वोकलनेस के साथ नहीं उठा पा रहे हैं तो डेफिनेटली उसका उनको फायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि संविधान में तो बहुत सारे प्रोविजंस हैं और जिनमें बदलाव टाइम टू टाइम होते रहते हैं, और कांग्रेस ने भी बहुत सारे बदलाव किए हैं। लेकिन असल विषय यह है कि कानून के शासन की बात हो रही है। ये सारे वो विषय हैं जो बहुत ज्यादा लोगों को अब अपील नहीं करते हैं। महंगाई अपील नहीं करती है, इसी तरीके से क्राइम हो रहा है, या देश के विकास की आर्थिक ग्रोथ कितनी हो रही है, जीडीपी कितनी बढ़ रही है। ये वो विषय हैं जो भारत में कभी भी इनकी बुनियाद पर ना तो इलेक्शन जीता जा सकता है, ना इलेक्शन लड़ा जा सकता है। भारत में इलेक्शन प्रतीकों पर लड़ा जाता है। वो प्रतीक क्या है, उन प्रतीकों को समझना पड़ेगा, उन प्रतीकों से जुड़े हुए जो आपके सिंबल्स हैं उनको गढ़ना पड़ेगा।
पड़ेगा, स्लोगन्स को गढ़ना पड़ेगा। लोगों जैसे कि 400 पार आपने एक प्रतीक गढ़ा, उसकी बुनियाद पर आपको वोट मिला। बटोगे तो कटोगे, एक प्रतीक गढ़ा भारतीय जनता पार्टी ने जिस पर उसको वोट मिला। और जिस दिन ये चीज सेकुलर दल अपनी विचारधारा के अकॉर्डिंग, अपने वोटर की जो आकांक्षाएं हैं उसके अकॉर्डिंग अगर करने लगेंगे तो डेफिनेटली उनके लिए चुनाव जीतना ज्यादा आसान हो जाएगा। कैसा लगा मेरा एनालिसिस? कमेंट और शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।